हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आज के वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल रिवीजन होगा, तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स और रिवीजन दोनों ही क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि चार्ज को रजिस्टर कैसे करते हैं और रजिस्टर कौन करवाता है, ठीक है। और रजिस्टर अगर नहीं करवाए तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। टोटली इस चैप्टर में 77 से लेकर 87 करीब करीब 10 सेक्शंस है, और वो सारे 10 सेक्शंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ज होता क्या है? तो सबसे पहले चार्ज समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और यहाँ पर एक बैंक है, यहाँ पर एक बैंक है, ठीक है। और कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए सपोज 10 lakhs, ठीक है। तो कंपनी इस बैंक के पास जाती है और बोलती है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक तो ऐसे दे नहीं देगा, तो वो कुछ एसेट मांगते हैं जिसके ऊपर मान लीजिए कल जाके कंपनी अगर नहीं लौटा पाया तो बैंक क्या करेगा, कल वो उस एसेट को बेच कर अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो कंपनी क्या बोलता है ना, यहाँ पर मेरा एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक मेरा एक लैंड है, अब एक काम करो इस लैंड के ऊपर ना चार्ज क्रिएट कर लो, ठीक है, चार्ज क्रिएट कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली बैंक क्या करता है, इस लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट कर लेता है। कल जाके मान लीजिए अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करेगा, ये लैंड को बेचकर अपना जो भी पैसा था वो रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेगा चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है तुम्हारा इंटरेस्ट और लीन, ठीक है। अब देखिए बैंक का इस लैंड के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। और लियन का मतलब क्या होता है ना, लियन का मतलब ये होता है कि जो बैंक है, मान लीजिए बैंक के पास वो राइट है कि वो बिल्डिंग का फिजिकल पोजीशन अपने पास रखेगा। इस लैंड के केस में तो नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पर एक कार था, मान लीजिए एक कार था, तो इस केस में क्या होता है ना, फिजिकल पोजीशन बैंक के पास ही रहता है, तो इसको कहते हैं लीन। तो बैंक के पास क्या फिजिकल पोजीशन है कि मान लीजिए कल तक जब वो पैसा नहीं लौटाता है तब तक ये उसके पास ही रहेगा, मतलब बैंक के पास ही रहेगा, तो इसको कहते हैं लियन, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है समझते हैं अब चलिए। चार्ज होता है इंटरेस्ट या फिर लियन क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट। हम लोग समझे प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग देखा लैंड, एसेट मतलब हम लोग कार के एग्जांपल लिए। तो चार्ज क्या होता है, इंटरेस्ट या फिर लियन है, ठीक है, किसका, मतलब बैंक का इंटरेस्ट या फिर लियन है, ठीक है, क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी, ठीक है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। सपोज मान लीजिए कंपनी अपने खुद के लैंड के ऊपर या फिर खुद के कार के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा सकता है, या फिर सपोज क्या करेगा कंपनी, उसका मान लीजिए कोई भी एक अंडरटेकिंग है या फिर कोई भी उसका सब्सिडरी कंपनी है, तो वो क्या बोलता है ना कि ये जो कार है ये मेरा सब्सिडरी कंपनी का है, तो आप एक काम करो ये कार के ऊपर चार्ज क्रिएट कर लो, और कल जाके मान लीजिए मैं अगर पैसा नहीं लौटाता हूँ तो आप क्या करना है, इस कार को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लेना, ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहा है, वो अपने एक अंडरटेकिंग पे कर रहा है, ठीक है। और पहले केस जो मैंने एग्जांपल में बताया उसमें क्या करता है, कार अपने कार या फिर अपने सॉरी कंपनी अपने कार या फिर अपने लैंड के ऊपर क्रिएट करता है, ठीक है, और बोथ। और हम लोग उसको क्रिएट क्यों करते हैं, इट इज क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। जैसे मान लीजिए कल मैं आपका पैसा नहीं देता हूँ तो आप बेच के वापस ले लेना पैसे, तो ये सिक्योरिटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंटरेस्ट या फिलियन क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ, ठीक है। हो सकता है कंपनी अपने लैंड के ऊपर भी कर दिया, साथ साथ सब्सिडरी का कार के ऊपर कर दिया, दोनों पे कर दिया, तो ये बोथ वाले सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। एंड इट इज क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, ये हो गया। एंड चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। अब ये मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, कोई चीज़ को आप गिरवी रख के आते हो बैंक के पास, उसको कहते हैं हम लोग मॉर्गेज। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80, ठीक है। सेक्शन 80 में ये बोला गया ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज अगर आप रजिस्टर करवाते हो आरओसी के पास, कोई भी चार्ज अगर आप रजिस्टर करवाते हो आरओसी के पास, तो वो क्या होता है ना, वो एमसीए के वेबसाइट पे लिस्ट हो जाता है। तो आप मान लीजिए कोई भी कंपनी है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जाते हो ये कंपनी के पास, ये कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, जो कि रजिस्टर हुआ था देखिए 1945 में, ठीक है, 1 सितंबर 1945 में रजिस्टर हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, देखिए आरओसी ऑफ मुंबई, ये आरओसी ऑफ मुंबई में रजिस्टर हुआ था। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स लिमिटेड है, इस कंपनी के साथ आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी या फिर कौन कौन से एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड है। और सपोज मान लीजिए कि ये एक मान लीजिए ये एक ईयरफोन का केस है, मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है कंपनी का, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपको चार्ज क्रिएट करना है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस पर ऑलरेडी कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एमसीए के वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ आप देख सकते हो चार्जेस, ठीक है, चार्जेस। तो इस कंपनी के जिस जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है, ठीक है, और जितने अमाउंट के लिए क्रिएट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो। हम लोग धीरे धीरे ये मॉडिफिकेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। अब स्टेटस में देखो ये क्लोज्ड है, मतलब इसने क्या है ना, चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। मान लीजिए जब आप चार्ज लेते हो फिर आप जब इसके पैसे लौटा देते हो ना, तो चार्ज क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये देखो सेटिस्फाइड है, मैं आपको ओपन भी दिखाता हूँ, देखिए ये ओपन है, ये अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, ठीक है, पर रजिस्टर्ड हो गया है। तो इससे क्या होता है ना कि अब जब भी उस कंपनी के चार्ज मतलब किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करने जाते हो तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि कंपनी के एसेट पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप ऑलरेडी मतलब उसी प्रॉपर्टी को लेकर चार्ज क्रिएट ना करते हो जिस पर ऑलरेडी एक चार्ज था, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे जो भी चार्ज क्रिएटेड थे कंपनी के, वो एमसीए के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है कि चार्ज वन रजिस्टर्ड विथ आरओसी, ठीक है, चार्ज जब आप रजिस्टर करवा लेते हो आरओसी के पास, वो एक्ट करता है एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब एज अ नॉर्मल आदमी मैं तो देख पा रहा हूँ, तो वैसे कोई भी देख सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है कंपनी के साथ, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड
विद द रजिस्ट्रार। जो भी चार्जेस रजिस्टर्ड होता है ना रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देखे, कोई पैसा नहीं लगा। तो एनी डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल करते हो रजिस्ट्रार के पास फॉर रजिस्ट्रेशन एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है ना कि जब आप एज अ आउटसाइडर जा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी के साथ, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप जाके खुद से चेक कर लो। तो जैसे मैंने खुद से एक बार चेक कर लिया टाटा मोटर्स के कौन कौन से एसेट पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन से सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है ना, मुझे रफ नॉलेज हो जाता है कि इस एसेट के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि ये ऑलरेडी एमसीए के वेबसाइट पर अपलोडेड है, या आपका ड्यूटी है कि आप जाके पहले चेक करो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले, ठीक है। इससे क्या होता है, सेफगार्ड्स लेंडर इंटरेस्ट। इससे क्या होता है ना, जो ये क्या कहता है, सेफगार्ड करता है इन लेंडर्स के इंटरेस्ट के। जैसे मान लीजिए मैं बच गया और मान लीजिए इस केस पे ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्टेड था, ठीक है, और मैं जाके सेम केस के ऊपर पैसा देके आ जाता, तो क्या होता ना कि मेरा ये जो चार्ज है मतलब वॉइड होता, ठीक है, ये वैलिड ही नहीं होता क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएटेड है। तो इससे क्या कहते हैं ना, सेफगार्ड करता है लेंडर्स इंटरेस्ट फ्रॉम अ कंपनीज ऑफरिंग द सेम एसेट, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी ऑफरिंग द सेम एसेट एज सिक्योरिटी टू बोरो फंड्स फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ डिफरेंट लेंडर। वो क्या करता है ना, कंपनी ये केस सबको दिखा दिखा के पैसे लिए जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ ना हो इसलिए वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद शो कर देता है कि ऑलरेडी इस पर चार्ज एग्जिस्टेड है, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 80 में क्या पढ़े, सेक्शन में हम लोग ये पढ़े कि चार्ज रजिस्टर्ड विद आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो चार्ज रजिस्टर्ड विद आरओसी एक्ट्स एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, आप खुद से जाके देख सकते हो कौन से प्रॉपर्टी पे चार्ज है एंड कौन से प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सेक्शन 80, ठीक है। हम लोग चार्ज पढ़ लिया क्या होता है, सेक्शन 80 पढ़ लिया क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 77, ठीक है, जहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी अपने चार्ज को रजिस्टर करवाएगा आरओसी के पास विद इन 30 डेज। जैसे मान लीजिए सपोज आज चार्ज होता है, ठीक है, आज चार्ज क्रिएट हो गया, मान लीजिए एक चार को चार्ज क्रिएट होता है, तो आपको विद इन 30 डेज इस चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके पास, आरओसी के पास। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 77। और ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सेक्शन 77 कहता क्या है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 77 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी है, इसने चार्ज क्रिएट किया, ठीक है, किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया, तो इसको 30 डेज के अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ ना वहाँ से 30 डेज के अंदर इसको क्या कराना पड़ेगा, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके पास, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपने चार्ज को रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए अगर आप डिबेंचर होल्डर्स के साथ चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो होता है CAG 9 में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एनी अदर देन डिबेंचर होल्डर से कोई भी है, जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर्स है, कोई भी है, नॉर्मल क्रेडिटर्स है, तो उसके साथ अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, CAG 1 में करना पड़ेगा, जो कि अदर देन डिबेंचर्स है, ओके। डिबेंचर होल्डर्स के लिए CAG 9, अदर देन डिबेंचर्स के लिए CAG 1। उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कंपनी जाता है आरओसी के पास विद इन 30 डेज चार्ज रजिस्टर करने के लिए, तो उसको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया और वो एसेट कहाँ है, वो एसेट है इनसाइड इंडिया। अगर इनसाइड इंडिया है तो आपको वो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना वेरीफाई करवाना पड़ेगा, किससे, या तो डायरेक्टर या तो CS, ठीक है, ये दोनों वेरीफाई करेंगे। और साथ साथ जो बैंक था ना, समझ मान लीजिए किसी बैंक के साथ मैंने चार्ज क्रिएट किया था, तो बैंक अपना एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को भेजता है, ठीक है, ऑफ चार्ज होल्डर, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। तो ये दोनों वेरीफाई करेंगे, तब जाके ये कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप अपलोड कीजिएगा आरओसी के पास, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो और वो चार्ज क्रिएट हुआ है किसी एसेट पे जो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि कंपनी का कॉमन सील भी उस पर लगता है, ठीक है, कॉमन सील लगता है, उसके साथ आपको डायरेक्टर या फिर CS, ये दो लोग हैं जो वेरीफाई करते हैं कि हाँ यार चार्ज क्रिएटेड है। और दूसरा चीज़ ऑफिसर, ये सेम ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, जिसको वो चार्ज होल्डर का ऑफिस मतलब जो चार्ज होल्डर अपना ऑफिसर भेजेगा ना वो भी ऑथराइज कराता है, ठीक है। तो सेक्शन 77 में क्या पढ़े, सेक्शन 77 में अभी तक हम लोग ये पढ़े कि जो भी कंपनी है जिसने चार्ज क्रिएट किया अपने किसी भी एसेट पे, उसको विद इन 30 डेज उसको आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो अदर देन डिबेंचर होल्डर्स है तो CAG 1 में, अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो CAG 9 में उसको मतलब फॉर्म होता है जो उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, आरओसी के पास। और उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ता है, उसके साथ आपको कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है जिसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी एसेट जो इंडिया के अंदर है तो उसके लिए उसको किससे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, डायरेक्टर या फिर CS, साथ साथ आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, ठीक है। अगर मान लीजिए जो एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है वो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में कंपनी अपना कॉमन सील लगाता है, फिर उसको कैसे किसके साथ वेरीफाई करवाता है, डायरेक्टर या फिर CS एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, ठीक है। सेम चीज लिखा हुआ है। जैसे आप चार्ज को रजिस्टर करवाते हो आरओसी के पास और वो रजिस्टर हो जाता है तो आरओसी आपको क्या देगा, आरओसी आपको देगा CAG 2, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सर्टिफिकेट में लिखा रहता है हाँ चार्ज मतलब क्रिएट हो चुका है इस चीज़ के ऊपर। तो ये कौन देता है, आरओसी देता है। किसको देता है, कंपनी को। कौन सी कंपनी को, जो कंपनी चार्ज रजिस्टर करवा रहा है, ओके, ये हो गया।
तो सेक्शन 80 में हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट और वो एक्ट एज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, मतलब कोई भी जाके देख सकता है। सेक्शन 77 में क्या पढ़े कि कंपनी चार्ज को रजिस्टर करवाएगा, कौन करवाएगा, कंपनी करवाएगा, कितने दिन के अंदर करवाएगा, 30 दिन के अंदर करवाएगा, किसके पास करवाएगा, आरओसी के पास करवाएगा, ठीक है। अगर अदर देन डिबेंचर होल्डर्स है तो CAG 1, अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो CAG 9, ठीक है। उसके साथ मतलब वो रजिस्टर करवाने जाएगा, जब CAG 1 या फिर CAG 9 फिल करेगा तो उसको और क्या देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो देगा जो आपका वेरीफाइड होगा, वो वेरीफाइड होगा, क्या होगा, वो वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाइड। मान लीजिए जो एसेट के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करो वो इनसाइड इंडिया, तो कौन करेगा, डायरेक्टर या फिर CS, एंड साथ साथ आपका क्या, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, ठीक है। अगर मान लीजिए वो आउटसाइड इंडिया है एसेट, तो उसको कौन वेरीफाई करेगा, कंपनी का पहले कॉमन सील लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, डायरेक्टर या फिर CS एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर, ठीक है। तो अभी तक आपको उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन 80 और सेक्शन 77 रिवाइज हो गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 78 में। अब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कंपनी जानबूझ के कभी कभी रजिस्टर नहीं करवाता है, ठीक है, तो रजिस्टर करवाया नहीं, तो जो मान लीजिए चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट किया था उस एसेट में, वो हो जाता वॉइड, ठीक है। और वो सेम क्या करेगा, मान लीजिए वो सेम केस को किसी और के साथ, किसी और को दिखाकर इस पे पैसे ले लेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया विद इन 30 डेज, तो जो आरओसी है ना वो पावर देता है चार्ज होल्डर को, मतलब जैसे उस केस में हमारा था ना, ये कंपनी था और ये बैंक था, तो यहाँ पे बैंक, तो सबसे पहले आरओसी क्या बोलते हैं ना, 30 दिन के अंदर कंपनी करवाएगा, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और फिर आरओसी ये बोलता है ना, अगर मान लो 30 दिन के अंदर कंपनी जानबूझ के अगर नहीं करवाता है या फिर वो भूल जाता है, नहीं करवाता है, तो ये पावर बैंक के पास भी है कि वो अगले 30 डेज में जाके चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है, किसके पास, आरओसी के पास। तो समझते हैं, तो यहाँ पे कंपनी मान लीजिए 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तो चार्ज होल्डर के पास पावर होता है। ये मान लीजिए सपोज ये चार्ज होल्डर है, तो इसके पास पावर है कि नेक्स्ट 30 डेज में वो जाएगा और चार्ज को रजिस्टर करवाएगा, किसके पास करवाएगा, आरओसी के पास करवाएगा। सेम फॉर्म अदर देन डिबेंचर होल्डर्स के लिए CAG 1, डिबेंचर होल्डर्स के लिए CAG 9, सेम फॉर्म सेम डॉक्यूमेंट, मतलब वो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट प्लस एडिशनल फीस, क्योंकि 30 डेज तक उसको नॉर्मल फीस देना पड़ता है, और 30 डेज के बाद किया जा रहा है, 30 डेज में अगर कंपनी भी करता है ना तो उसको नॉर्मल फीस देना पड़ता है, और 30 डेज के बाद किया जा रहा है तो ये एडिशनल फीस देगा, जो वो रिकवर कर लेगा, किससे, कंपनी से। अपने जेब से पैसा क्यों देगा, तो ये अभी दे देता है, बाद में वो रिकवर कर लेता है कंपनी से, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए चार्ज होल्डर ने चार्ज क्रिएट करवाया आरओसी के पास, तो आरओसी क्या करता है ना, विद इन 40 डेज, ठीक है, 40 डेज का वो टाइम देता है, 40 डेज का वो टाइम देता है किसको, कंपनी को। वो 40 डेज का टाइम देता है कि 40 डेज में शोकॉस नोटिस भेजेगा, वो शोकॉस नोटिस भेजेगा कंपनी को, और 14 डेज का टाइम देता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए 14 डेज के अंदर कंपनी ने कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्टरी रीजन दिखा दिया या फिर कोई भी ऐसा कुछ दिखा दिया जिससे ये प्रूव होता है कि चार्ज क्रिएटेड नहीं है, तो आरओसी क्या करेगा, चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा। पर मान लीजिए कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आता है या फिर कोई रिप्लाई ही नहीं आता है, या फिर कंपनी ने बोल दिया हाँ चलो ठीक है चार्ज हमने क्रिएट किया है, तो क्या करेगा, आरओसी चार्ज को रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अब एक्सटेंशन की चीज़ समझते हैं। देखिए बिफोर 2/11/2018 क्या होता था ना, बिफोर आपका 2 नवंबर 2018 ये होता था, जैसे मान लीजिए आपने 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं करवाया तो आपको अगेन जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहाँ से आपको 300 डेज मिलता था, ठीक है, वहाँ से आपको 300 डेज मिलता था, और वहाँ से आप चार्ज रजिस्टर करवा सकते थे 300 दिन के साथ, 300 दिन के अंदर, और उसमें आपको एडिशनल फीस देना होता था। आप एडिशनल फीस दोगे और आपका चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। और फिर बाद में मान लीजिए बीच में, अगर कहीं पे भी बीच में आपका 2 नवंबर 2018 आ जाता है, तो आप ये देखोगे कि पहले मतलब बाद में कौन सा आता है, ठीक है। सपोज इस दिन आपका 2 नवंबर 2018 आ गया, यहाँ से 6 महीना या फिर एडिशनल फी या ये 300 दिन जो भी लेटर होगा, मान लीजिए यहाँ पे तो आपका ये लेटर है, ये 6 महीना वाला, तो यहाँ पे आप इस टाइम तक आप रजिस्टर करवा सकते हो चार्ज को। सपोज हमारा केस में ये होता ना कि ये वाला इतना लंबा होता है, मान लीजिए 300 दिन इतना लंबा है और 6 महीना बीच में खत्म हो जा रहा है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है कि आप कभी भी रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। ये 2/11/2018 है। देखिए आपको बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो मई 2023 में एग्जाम हुआ CA का, उसमें आपका क्वेश्चन आया था ये 2/11/2018 से रिलेटेड, तो आप इसको भी एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और सपोज ये लीजिए कि आप अभी तो जो भी चार्ज रजिस्टर होते हैं सारे आपके 2/11/2018 के बाद वाले, तो हमारे केस में अभी क्या होता है ना कि जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहाँ से आपको 30 डेज मिलता है। 30 डेज में आप नॉर्मल फीस से के साथ चार्ज रजिस्टर करवा सकते हो। सपोज ये 30 दिन में आप रजिस्टर नहीं करवा पाए तो आपको नेक्स्ट 30 डेज मिलेगा, ठीक है। जिस 30 दिन खत्म होता है वहाँ से 30 दिन और मिलेगा आपको, उसमें आप चार्ज रजिस्टर करवा सकते हो विद एडिशनल फीस, ठीक है। आप कुछ और पैसे दो एडिशनल फीस, और उसके साथ साथ आप 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये 30 दिन के अंदर भी आप नहीं करवाया, फिर आप भूल गए, तो आपको और 60 डेज मिलते हैं, और इस 60 डेज में आपको एड वैलोरम फीस देना है। अब ये एड वैलोरम फीस क्या होता है ना, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा आपको फीस देना पड़ता है, ठीक है। एड वैलोरम फीस इस केस में आप रजिस्टर करवा सकते हो नेक्स्ट 60 डेज में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आफ्टर 2/11/2018 क्या होता है कि सबसे पहले आप 30 दिन के अंदर नॉर्मल फीस के साथ करवाओ। अगर आप भूल जाते हो तो नेक्स्ट 30 डेज आपको मिलेगा विद एडिशनल फीस। अगर आप उसमें भी भूल जाते हो आपको नेक्स्ट 60 डेज मिलता है विद एड वैलोरम फीस, ठीक है। एड वैलोरम फीस का मतलब होता है कि जो भी आपका एडिशनल वैल्यू होगा, मतलब जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा फीस, ठीक है, वो वैल्यू पर डिपेंड करता है टोटली।
चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी हम लोग को सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि हम लोग को चार्ज रजिस्टर करने के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है, पर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग ये समझते हैं। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है ना, कंपनी को सबसे पहले एक एप्लीकेशन भेजना पड़ता है किसको, आरओसी के पास। कंपनी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन भरेगा, भेजेगा आरओसी के पास इन सेम फॉर्म CHG 1 एंड CHG 9 जो भी आपका केस है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशन भेजेगा आरओसी के पास इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म CHG 1 या फिर CHG 9 सीकिंग फॉर एक्सटेंशन, मतलब वो मांगता है कि मेरे को थोड़ा एक्सटेंशन दे दो, पर वो कैसे, मतलब उसके साथ उसको और क्या देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी। अपना कंपनी साथ साथ एक डिक्लेरेशन देता है, वो डिक्लेरेशन में डायरेक्टर या फिर CS, ठीक है, डिक्लेरेशन में डायरेक्टर या फिर CS जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, उसमें से कोई भी एक साइन करेगा और ये लिखेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन में कि हमारा ये जो लेट फाइलिंग हो रहा है ना, जो हम लोग लेट फाइलिंग करें, इससे इसकी वजह से किसी भी क्रेडिटर का जो राइट्स है वो एडवर्सली, मतलब उल्टे तरह से अफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा हमारे लेट फाइलिंग से, ठीक है। तो क्या लिखा है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन टू आरओसी इन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम CHG 1 और CHG 9, ठीक है, सीकिंग फॉर एक्सटेंशन। उसके साथ उसको सपोर्टेड होना चाहिए बाय डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी, और वो डिक्लेरेशन साइन कौन करता है, साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर, कोई भी ये कर सकता है, ठीक है। उसमें वो लोग क्या लिखते हैं, दैट सच बिलेटेड फाइलिंग, दैट सच बिलेटेड फाइलिंग में जो लेट से हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं ना, शल नॉट एडवर्सली अफेक्ट, एडवर्सली मतलब उल्टे तरह से या फिर कोई नुकसान नहीं कर रहा है किसका, राइट ऑफ एनी अदर इन्वेस्टर्स या फिर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कोई भी मान लीजिए इंटरवेनिंग क्रेडिटर्स, मतलब कोई भी आपका इंटरवेनिंग क्रेडिटर्स का जो राइट है उसको आप अफेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आरओसी को लगता है कि जो भी रीजन आप दे रहे हो वो सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेगा, आपके सेटिस्फाइड है तो वो आपको क्या एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, तो उसके साथ आपको कोई भी अगर फीस है एप्लीकेबल तो आपको वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझे एक्सटेंशन, हम लोग जो टाइम लिमिट बोलते हैं ना 30 डेज के बाद नेक्स्ट 30 डेज फिर 60 डेज, तो वो हम लोग कैसे मांगते हैं, ये पूरा प्रोसीडियर है, ये करने के बाद आप एक्सटेंशन ले सकते हो आरओसी से। सेक्शन 80 पढ़ लिया, सेक्शन 77 पढ़ लिए हम लोग, सेक्शन चार्जेस क्या होता है वो पढ़ लिए। अब हम लोग सेक्शन 78 भी पढ़ लिए। सेक्शन 77 क्या बोला था कि ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को रजिस्टर करवाना आरओसी के पास। सेक्शन 78 बोला था कि ये चार्ज होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है चार्ज को रजिस्टर करवाना आरओसी के पास। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 77। सेक्शन 77 में ये बोला जाता है ना, जैसे मान लीजिए ना ही कंपनी रजिस्टर करवाया ना ही चार्ज होल्डर रजिस्टर करवाया, दोनों में से कोई भी रजिस्टर नहीं करवाया, तो उस केस में क्या होता है ना, ये जो चार्ज होल्डर है ये बन जाता है अनसिक्योर्ड, मतलब इसका चार्ज वैलिड ही नहीं रहता है। और उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, और उसके लिए मैंने बोला कि सपोज ये 10 लाख रुपया का है, तो मैंने बोला कि इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ना कंपनी ने रजिस्टर करवाया ना ही चार्ज होल्डर ने रजिस्टर करवाया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, जो मैंने 10 लाख रुपया लिया था तो वो वैलिड रहेगा, मेरे को 10 लाख तो लौटाने, पर ये जो चार्ज है ना, मतलब जो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ था ये वॉइड हो जाएगा, मतलब ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है। लॉ बोलता हम नहीं जानते, ठीक है, यही चीज़ है। तो नो चार्ज क्रिएटेड बाई कंपनी, नो चार्ज क्रिएटेड बाई कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको हम लोग मानेंगे ही नहीं वैलिड बाय द लिक्विडेटर या फिर एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज रजिस्टर। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए रजिस्टर के पास से, ठीक है। ये दो चीज़, अगर आपने रजिस्टर करवाया है और रजिस्टर करवाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तभी हम लोग मानेंगे कि वो चार्ज वैलिड है, नहीं तो हम लोग मानते ही नहीं है कि चार्ज वैलिड है, ठीक है। और इसका कंसिक्वेंस क्या होता है, कंसिक्वेंस यही होता है कि चार्ज होल्डर अनसिक्योर्ड बन जाता है। अब ये सेम प्रॉपर्टी देके मैं कहीं और से लोन ले सकता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, मतलब जो मैंने 10 लाख रुपए लिए थे ना वो मुझे लौटाना पड़ेगा, वो अभी तक वैलिड है। यही चीज़ लिखा है, अनदर इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन इज चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी। इससे क्या होता है ना, चार्ज होल्डर का प्रायोरिटी चला जाता है इस एसेट के ऊपर, ठीक है। दूसरा, एंड एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए इसके बाद मैंने कोई और भी रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए ये सेम आपको दिया मैंने और इस पर मैंने चार्ज क्रिएट कर लिया और ये चार्ज को मैंने रजिस्टर भी करवा दिया, तो एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शैल नॉट प्रीजुडाइज एनी राइट, ठीक है, एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर चार्जेस एक्चुअली रजिस्टर्ड, ठीक है। सेक्शन 77 हो गया, सेक्शन 78 हो गया, सेक्शन 80 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए, चार्ज क्या होता है हम लोग ये भी पढ़ लिए। एक्सटेंशन हम लोग कैसे मांगते हैं, पहले तो हम लोग ये पढ़ लिए कि एक्सटेंशन कितना मिलता है, फिर हम लोग ये पढ़ लिए कि एक्सटेंशन को हम लोग कैसे मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अभी देखो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी ने बैंक से कुछ पैसे लिए, ठीक है, कुछ पैसे लिए और साथ मतलब कुछ लोन लिए, मतलब पैसे लिए और उसमें सपोज लोन उसने लिया 50 लाख का 7% पर एनम के हिसाब से, और ये लोन उसको चुकाना है 2 साल बाद, ठीक है। ये 2 साल तक ये लोन चुकाते रहेगा विद इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट 7% का है वो देगा, ठीक है। अब हम लोग मॉडिफिकेशन किसको कहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन हम लोग तब कहेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज मैंने आपसे पैसा लिया, कुछ लोन लिया और आपने मुझ पर मान लीजिए 5% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और बाद में आप डिसाइड करते हैं नहीं नहीं ये बहुत कम है 7% रखते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए बैंक रेट है तो आपको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं, क्योंकि पब्लिकली सबको पता चली जाता है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए हमारे आपके बीच का बात है और इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो ये आपको मॉडिफिकेशन का तरफ से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ रीपेमेंट शेड्यूल, जैसे मान लीजिए पहले आपने कहा था कि 2 साल बाद लौटाना, बाद में आप बोले 3 साल बाद लौटाना, ठीक है। या फिर आपने पहले 2 साल बोला था अब 1 साल बाद बोल रहे हो, तो इसमें क्या होता है रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो रहा है, इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। दूसरा क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारे मान लीजिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे ऑफ अग्रीमेंट वो चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं।
उसके बाद क्या करेगा, पार्शियल रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो ईयरफोन्स है, तो मैंने दोनों पे चार्ज क्रिएट किया था, आपने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, सिर्फ ये रखते हैं, इस पे चार्ज क्रिएट रहेगा। तो पार्शियल रिलीज कर दिया आपने प्रॉपर्टी को, इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानेंगे और इसको भी हम लोग को फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, कैसे रजिस्टर करवाएंगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी तो हम लोग क्या, इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहा है तब हम लोग मानेंगे अदर देन बैंक रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है अदर देन बैंक रेट, उसको मॉडिफिकेशन मानते हैं। दूसरा क्या कि आपका रिपेमेंट शेड्यूल चेंज हो रहा है, आप बढ़ा दे रहे हो या फिर कम कर दे रहे हो, तो इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। तीसरा, अगर आप टर्म्स एंड अग्रीमेंट जो है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट के, वो अगर आप चेंज कर रहे हो उसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। चौथा क्या कि पार्शियल रिलीज कर रहे हो प्रॉपर्टी को। ठीक है, दो था जिसमें से आप एक को रख लिया और एक को आपको बोले छोड़ दो। ठीक है, तो उसको हम लोग मानते हैं पार्शियल रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। उसके बाद क्या करो, एनहांसिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लिमिट। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रखा था और आप इसमें मेरे को 10 लाख दे रहे थे, बाद में आपको लगता है नहीं इसका वैल्यू ज़्यादा है, काम करो तुम यार 15 लाख तक ले सकते हो, या फिर आप बोलते हो ये क्या है यार, इसमें 10 लाख कौन देता है, तो आप बाद में क्या किया, इसको 5 लाख कर दिए। तो इससे आप क्या करो, या तो एनहांस करो या तो डिक्रीज करो ऑफ लिमिट। ठीक है, लोन का लिमिट, तो इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन मानते हैं। अब एक और होता है आपका सीडिंग और पेरी पासू। ठीक है, सीडिंग और पेरी पासू चार्ज। अब हम लोग समझते हैं सीडिंग और पेरी पासू चार्ज होता क्या है। सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, और इसको कुछ लोन चाहिए था, इसने लोन लिया 3 बैंक से, 3 अलग अलग बैंक से। सपोज ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज ये SBI बैंक है, ठीक है, ये आपका HDFC है, और ये आपका हो गया मान लीजिए ICICI। ठीक है, ये 3 बैंक से इसने लोन लिया। ठीक है, अब ये जैसे मान लीजिए तीनों बैंक से लोन लिया और एक इसका पास एक ही प्रॉपर्टी था, एक कॉमन प्रॉपर्टी था 15 करोड़ का, जिसको एज अ चार्ज रजिस्टर करवा दिया तीनों बैंक के पास। ठीक है, ऐसा होता है तीनों बैंक के पास। अब एक बात बताइए, कल जाके अगर ये कोई प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और जो भी पैसा आएगा ना, तीनों का ना इक्वल राइट है, तीनों बैंक का इक्वल राइट रहता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो कल जो भी पैसा मिलेगा बेचने के बाद वो तीनों आपस में बांट लेंगे। एंड सपोज अभी क्या हो गया ना, जैसे मान लीजिए इसने 2 करोड़ लिया था, इसने 3 करोड़ लिया था, इसने 5 करोड़ लिया था। ठीक है, बाद में ये क्या करता है ना, ये 1 करोड़ इसको रीपे कर देता। अब एक बात बताइए, इनको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, इसको तो फिर भी 1 करोड़ मिल गया, तो आपको लगता है इक्वल राइट रहा? नहीं। तो इससे क्या होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सीडिंग और पेरी पासू चार्ज। पेरी पासू चार्ज मतलब इक्वल राइट। अभी देखिए इसको कुछ पैसा तो मिल गया, तो इसका तो अब इक्वल राइट रहा नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं सीडिंग और पेरी पासू चार्ज। तो अगर आपका सीडिंग और पेरी पासू चार्ज भी हो रहा है, उसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए इसमें से किसी भी केस में मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। कैसे करवाओगे आप, उसके लिए सेम फॉर्म होता है, CHE 1 या फिर CHE 9 जो पहले हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ROC के पास। पर इस बार जब आप रजिस्टर कराते हो ना ROC के पास, तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको ROC क्या देता है, CHG 3 देता है वो। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ तुम्हारा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, CHG 3 आपको ROC देता है।